मन्नत और विक्रांत के बीच चली आ रही गलतफहमियों की आग आज एक ऐसा रूप ले चुकी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मन्नत का दिल पहले से ही टूटा हुआ था, थका, बिखरा और चोटों से भरा। वो किसी से कुछ कहे बिना ही अकेली बाजार निकल गई, शायद हवा में सांस लेने या खुद को शांत करने के लिए। लेकिन धैर्य, उसने मन्नत के चेहरे की उदासी में वो बेचैनी देख ली थी जिसे शायद खुद मन्नत भी नहीं समझ पा रही थी। उसे पता था कि इस हालत में, खासकर जब मन्नत मां बनने वाली है, उसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, और इसलिए चुपचाप वो उसके पीछे चल पड़ा, जैसे कोई साया, बिना आवाज, बिना शिकायत, सिर्फ चिंता और फिक्र के साथ। रास्ते में धैर्य बार बार उसे समझाता रहा कि अपने दिल की बातें दबाना खुद को तकलीफ देने जैसा है, लेकिन मन्नत का दिल जैसे पत्थर सा हो चुका था, टूटकर बिखरा हुआ, पर फिर भी सब कुछ अकेले सहने की ठान चुका था। उसी दौरान अचानक मन्नत की तबीयत बिगड़ने लगी। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और पैर कांप गए। उसके गिरते शरीर को धैर्य ने तुरंत संभाल लिया। उसने बिना हिचकिचाहे मन्नत को गोद में उठा लिया, जैसे किसी अनमोल चीज को टूटने से बचा रहा हो। लेकिन ये दृश्य सिर्फ धैर्य और मन्नत ने महसूस किया। दूर एक कोने से विक्रांत भी यही सब देख रहा था, पर उसकी नजर को सिर्फ वही दिखा जो उसकी गलतफहमी को और जहर की तरह बढ़ा रहा था। उसे ये नहीं पता था कि मन्नत को चक्कर क्यों आए। उसे ये भी नहीं पता था कि धैर्य मन्नत और उसके होने वाले बच्चे के लिए कितना चिंतित है। विक्रांत ने देखा धैर्य की गोद में मन्नत, और बस उसका दिमाग एक ही बात चिल्लाने लगा, उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसका दिल दुखा नहीं, टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और अविश्वास एक साथ भर गए, और उसने मान लिया कि मन्नत ने अपना नया हमसफर चुन लिया है। वहीं दूसरी तरफ मन्नत जब संभलकर रोनी और नीतू के घर पहुंची तो उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। वो टूटी हुई आवाज में सब कुछ बताने लगी, विक्रांत की बेरुखी, उसकी कठोर बातें, उसका रिश्ता निभाने से इनकार। और यह सुनकर रोनी और नीतू दोनों का दिल पिघल गया। उन्होंने मन्नत से माफी मांगी, अगर हमारे बेटे ने तुम्हें दर्द दिया है तो ये गुनाह सिर्फ उसका नहीं, हमारा भी है। लेकिन मन्नत ने उन्हें रोका। उसने कहा कि गलती परवरिश की नहीं, सोच की होती है, और विक्रांत की सोच अब उसके खिलाफ हो चुकी है। उधर जेल से निकलने के बाद रोनी जी और मन्नत ने मजबूरी में वो घर छोड़ दिया था जहां कभी सिर्फ प्यार और उम्मीदें रहती थीं। अब वो धैर्य के घर में रह रहे थे, क्योंकि वहीं उन्हें सुरक्षा और सहारा मिल रहा था। लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ। तभी मन्नत को एक और बड़ी खबर मिली, वो मां बनने वाली है। उसके मन में खुशी भी थी और डर भी। विक्रांत को यह बताना जरूरी था, पर उसने उसे फटकार कर भगा दिया। उसने कहा, जो कुछ है अकेले संभालो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ये शब्द मन्नत के दिल पर ऐसे लगे जैसे किसी ने तेज धार का हथियार चलाया हो। वो रोनी और नीतू के पास लौटी तो उसकी आंखों में हजार सवाल थे। क्या सच में इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है? और उधर विक्रांत अपने गलतफहमी के अंधेरे में डूब रहा था, बिना ये जाने कि एक मासूम जान उनके बीच परछाई बनकर खड़ी है। अब सवाल ये है कि क्या ये गलतफहमी कभी टूट पाएगी, या मन्नत को आगे की हर लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। मन्नत धैर्य के घर के कमरे में चुपचाप बैठी थी। खिड़की के बाहर चलते लोगों की आवाजें, ट्रैफिक का शोर और हवा की हल्की हल्की सरसराहट सब उसे दूर की धुंधली आवाजों की तरह सुनाई दे रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, विक्रांत ने ऐसा कैसे कह दिया कि उसे अब कोई मतलब नहीं। जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा प्यार दिया, जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया, वही इंसान आज उससे नजरें मिलाना भी नहीं चाहता। ये सोचकर उसका दिल भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। रोनी और नीतू बाहर बैठे चिंता में डूबे थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मन्नत को संभालें, कैसे उसे भरोसा दिलाएं कि वो अकेली नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि वे खुद भी भीतर ही भीतर उस बेटे की वजह से शर्मसार थे, जिसने सिर्फ अपनी पत्नी का ही नहीं, एक होने वाली मां का दिल भी तोड़ा था। धैर्य कमरे में आया तो उसने मन्नत को खिड़की के पास बैठा पाया। चेहरे पर उदासी, आंखों में लालिमा और होठों पर चुप्पी का जहर। वो धीरे से बोला, मन्नत, तुम चाहो तो रो सकती हो, मैं यहीं बैठा हूं। लेकिन मन्नत ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सिर्फ इतना बोली, धैर्य, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं ठीक हूं। धैर्य ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि मन्नत ठीक नहीं है। उसकी आंखों में वो खामोश आंसू भी देख रहा था जिनका बहना बाकी था, पर वो उसकी मजबूरी, उसकी चुप्पी, उसकी टूटन का सम्मान करता था। उसने धीरे से बस इतना कहा, ठीक होने का हक भी तुम्हें है, और वो हक कोई तुमसे छीन नहीं सकता।
इसी बीच घर के बाहर अचानक किसी के जोर से गाड़ी रोकने की आवाज आई। नीतू ने झट से दरवाजे की तरफ देखा। रोनी भीतर से निकलकर बाहर गए। विक्रांत की गाड़ी थी। वो उतरा तो चेहरे पर गुस्सा, आंखों में शक और चाल में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो घर के अंदर घुसने लगा तभी रोनी ने हाथ उठाकर रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो विक्रांत? बिना वजह शोर मचाने, या फिर वही इल्जाम लगाने जिसके नीचे तुम खुद दब चुके हो? विक्रांत ने दांत भींचकर कहा, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। उसकी आंखें तलवार की तरह चमक रही थी, पर यह तलवार सच को नहीं, गलतफहमी को बचाने के लिए उठी थी। रोनी ने सीधे कहा, तुम्हारी पत्नी? तुमने तो आज सुबह ही सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था, अब क्यों आए हो? विक्रांत एक पल को चुप हुआ, फिर बोला, मुझे सच जानना है। धैर्य के साथ उसका क्या चल रहा है, मैं ये साफ करना चाहता हूं। उसके शब्दों ने जैसे हवा को भी काट दिया। भीतर कमरे में बैठी मन्नत ने ये आवाज सुन ली थी। उसकी धड़कन तेज हो गई, वो डर और गुस्से के बीच जकड़ गई। बाहर नीतू ने विक्रांत की ओर देखते हुए कहा, शक करना आसान होता है विक्रांत, पर किसी का दर्द समझने के लिए इंसानियत चाहिए, जो शायद तुमने अभी तक सीखी ही नहीं। विक्रांत ने कुछ कहने की कोशिश की, पर तभी धैर्य बाहर आया। उसके आने से माहौल और भारी हो गया। धैर्य शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा छिपा नहीं था। उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं मन्नत के साथ गलत हूं? तो एक बार उसके दिल की हालत देख लो, उसे संभालना जरूरी है, शक नहीं। विक्रांत ने धैर्य को धक्का देने की कोशिश की, पर धैर्य पीछे नहीं हटा। वो मजबूती से खड़ा रहा, जैसे मन्नत की ढाल बनकर। अंदर कमरे में बैठी मन्नत अब रोना नहीं रोक पा रही थी। विक्रांत की आवाजें, उसके सवाल, उसके आरोप, सब उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और फुसफुसाई, मैं इन सब लड़ाइयों से अपने बच्चे को दूर रखना चाहती हूं। लेकिन यह तूफान अभी थमा नहीं था। विक्रांत की गलतफहमियां अपनी चरम सीमा पर थीं और मन्नत का दर्द अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। अब सवाल यह है कि क्या विक्रांत सच का सामना करेगा, या अपनी ही सोच की अंधी दीवारों में टकराता रह जाएगा। घर के बाहर खड़े विक्रांत, धैर्य, रोनी और नीतू के बीच हवा जैसे किसी तूफान से पहले वाली खामोशी की तरह भारी हो चुकी थी। विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल, आंखें शक से भरी और दिल अधूरी कहानियों की आग में जल रहा था। दूसरी तरफ धैर्य पूरी शांति से लेकिन मजबूती से खड़ा था, जैसे वो हर आरोप, हर शब्द की तलवार, हर गलतफहमी का वार खुद पर लेने के लिए तैयार था, सिर्फ इसलिए ताकि मन्नत कमजोर न पड़े। लेकिन इस खामोशी को अचानक तोड़ा एक अजीब सी आवाज ने, मन्नत की टूटी हुई सिसकियां। वो दरवाजे के पास खड़ी, कांपते हुए हाथों से सहारा लेती बाहर आ रही थी। उसकी आंखों में दहशत थी, हार थी और एक गहरी चोट थी जिसे शब्द भी बयान नहीं कर सकते थे। विक्रांत ने उसे देखा तो पल भर के लिए उसका चेहरा नरम पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग ने फिर वही गलतफहमी का जहर उगल दिया। धैर्य के साथ ये सब क्यों हुआ? वो मन्नत की तरफ बढ़ा, पर नीतू बीच में आ गई। अब नहीं, नीतू ने सख्त आवाज में कहा, अब तुमसे उसकी एक और आंसू बर्दाश्त नहीं होगा। विक्रांत गुस्सा दबाते हुए बोला, मुझे उससे बात करनी है, वो मेरा हक है। मन्नत ने उसके शब्दों पर हल्की सी हंसी हंसी, वो हंसी जो दर्द से भरी थी। हक? किस हक की बात कर रहे हो विक्रांत? उस हक की जिसे तुमने खुद ही ठुकरा दिया था, या उस रिश्ते की जिसे तुमने शक के बोझ तले कुचल दिया? उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी थकान थी जो किसी लंबे संघर्ष के बाद आती है। विक्रांत कुछ बोलने ही वाला था कि रोनी ने उसे रोक दिया। विक्रांत बेटे, एक बार अपनी आंखों से ये पर्दा हटाकर देखो। मन्नत इस हालत में धैर्य के पास इसलिए गई क्योंकि तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था, नहीं इसलिए कि उसने तुम्हें छोड़ा। लेकिन विक्रांत की आंखें जैसे सच्चाई देखने से इनकार कर रही थी। उसकी आवाज भारी और टूटती हुई थी, मैंने सब देखा है, वो चक्कर, वो गिरना और वो। धैर्य ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, और वो क्या? तुम क्या समझे कि मैं और मन्नत? उसने वाक्य अधूरा छोड़ा, लेकिन उसकी आंखों के दर्द ने सारी बात पूरी कर दी। मन्नत अब और चुप नहीं रह सकी। वो गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, मैंने चक्कर खाए क्योंकि मैं कमजोर थी, और तुमने मेरे कमजोर पड़ते ही मेरे लिए सहारा बनने के बजाय मुझे गुनहगार बना दिया। उसकी आवाज टूट रही थी, पर उसमें वो हिम्मत थी जो किसी मां बनने की खबर सुनने के बाद आती है। विक्रांत अचानक एक पल को रुक गया। कमजोर? चक्कर? उसने धीरे से दोहराया। धैर्य ने सीधा कहा, हाँ, क्योंकि मन्नत। पर मन्नत ने बीच में हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं धैर्य, अब मैं खुद कहूंगी। हर कोई सांस रोके उसे देख रहा था। मन्नत ने विक्रांत की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं। ये सुनते ही पूरा माहौल जैसे स्तब्ध हो गया। नीतू की आंखें भर आईं, रोनी के हाथ जुड़ गए। धैर्य ने चुपचाप नजरें झुका ली।
लेकिन सबसे ज्यादा झटका विक्रांत को लगा। उसकी सांसें जैसे रुक गई। उसका चेहरा एक पल में भावनाओं से भर गया, दहशत, टूटन, हैरानी और एक हल्की सी खुशी जिसे उसने जबरदस्ती दबा दिया। वो बड़बड़ाया, प्रेग्नेंट? मतलब मेरा बच्चा? मन्नत ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें कब लगा था कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी विक्रांत? पर तुमने उस एक पल में हर विश्वास को मिटा दिया। विक्रांत ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, पर धैर्य ने हाथ से इशारा कर उसे रोका। रुको, मन्नत को अब किसी भी तरह की तकलीफ नहीं चाहिए। विक्रांत की आवाज और ऊंची हो गई, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? ये पति पत्नी की बात है। धैर्य ने शांत रहकर कहा, पति पत्नी की बात तब होती जब पति अपनी पत्नी को सुनता, समझता और उस पर शक न करता। मन्नत अब कमजोरी की जगह मजबूती से बोली, विक्रांत, मेरे अंदर सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक नया भरोसा पल रहा है और मैं उसे तुम्हारे शक में दम नहीं घुटने दूंगी। विक्रांत के अंदर का तूफान अब चरम पर था। एक तरफ उसका अहंकार, दूसरी तरफ उसके खून का रिश्ता और बीच में उसकी गलतफहमियों की दीवार। लेकिन इस तूफान की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच की दूसरी परत अभी खुलनी बाकी थी, और ये परत उनके रिश्ते की किस्मत बदल देने वाली थी। विक्रांत के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, मैं प्रेग्नेंट हूं। वो कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार गले में अटक जाती। उसकी सांसें तेज थीं, दिल अनियंत्रित धड़क रहा था और दिमाग अपने ही बनाए शकों में फंसकर टूट चुका था। उसकी आंखों में उभरते आंसू वो छुपाना चाहता था, पर आज उसका अहंकार भी उसके दर्द को रोक नहीं पा रहा था। वो आगे बढ़ना चाहता था, मन्नत से माफी मांगना चाहता था, पर हर कदम पर उसे याद आ रहा था कि उसने उसे किस तरह धक्का दिया, कैसे उसकी बात सुने बिना उसे ठुकरा दिया, और कैसे उसने उस इंसान को नीचा दिखाया जिसने हमेशा उसे सिर्फ इज्जत दी, धैर्य को। उधर मन्नत अपने पेट पर हाथ रखकर खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत मजबूती थी। वो अब किसी तूफान से डरती नहीं थी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। उसकी कोख में धड़कती एक छोटी सी जान उसके हर डर को मिटा रही थी। हालांकि उसके भीतर भी एक जंग चल रही थी। एक तरफ विक्रांत से जुड़ी वो पुरानी मोहब्बत और दूसरी तरफ उसके व्यवहार की चोटें, जो उसे बार बार याद दिला रही थीं कि प्यार सिर्फ दिल से नहीं, भरोसे से टिकता है। रोनी और नीतू दोनों सदमे में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतनी आसानी से अपने रिश्ते को शक में डुबो देगा। नीतू ने विक्रांत का हाथ पकड़ा और दर्द भरी आवाज में कहा, विक्रांत बेटा, एक बच्चा सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होता। तुम इस तरह कैसे सोच सकते हो कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ मन्नत ही संभाल लेगी? ये किसी एक का नहीं, दोनों का रिश्ता है। रोनी ने भी कहा, हमने हमेशा तुम्हें भरोसा करना सिखाया था, ना कि शक में जिंदगी जला देना। विक्रांत ने दोनों की तरफ देखा, लेकिन उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। मैंने सोचा था कि, मन्नत ने बीच में कहा, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी, बस यही सोचा था ना? उसकी आवाज बेहद शांत थी, पर उसी शांति में एक तूफान छिपा था। धैर्य ने धीमी आवाज में कहा, विक्रांत, आंखों से देखा सब सच नहीं होता। अगर तुमने एक पल के लिए भी मन्नत की तबीयत देखकर समझ लिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। धैर्य के शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी जो विक्रांत के दिल में नुकीले तीर की तरह उतर रही थी। विक्रांत का दिल पिघलने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो धीरे से मन्नत के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। मन्नत, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पापा बनने वाला हूं और मैं ये खबर ही स्वीकार नहीं कर पाया। मैं डर गया था, तुम्हें खोने से भी, खुद को खोने से भी। मन्नत ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। विक्रांत, माफी आसान है, पर भरोसा वापस पाना आसान नहीं। तुमने सुनी नहीं, समझी नहीं, और सबसे बड़ी बात, तुमने यकीन नहीं किया। ये सुनकर विक्रांत चुप हो गया, उसकी सांसें अटक गईं। तभी मन्नत के पेट में हल्का सा दर्द उठा। वो एक हाथ से दीवार पकड़कर संभली। नीतू तुरंत उसके पास दौड़ी। मन्नत बेटा, ध्यान से। धैर्य भी आगे बढ़ा। क्या हुआ? विक्रांत डर गया। मन्नत, तुम ठीक हो ना? मन्नत ने मुश्किल से मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा दर्द है। पर धैर्य ने तुरंत कहा, यह दर्द हल्का नहीं है, तुम्हें लेटना चाहिए। वो जल्दी से अंदर से कुर्सी ले आया। विक्रांत ने उसे रोकने की कोशिश की। मैं संभाल लूंगा। धैर्य ने सख्ती से कहा, अभी सबसे जरूरी मन्नत और बच्चा है, ये समय ईगो का नहीं। विक्रांत पहली बार चुपचाप पीछे हट गया। मन्नत धीरे धीरे कुर्सी पर बैठी, उसका माथा हल्का सा पसीने से भीग गया था। रोनी पानी लेकर आए। नीतू ने उसके हाथ पकड़े हुए थे और धैर्य उसके पास झुककर उसकी सांसों को देखते हुए शांत रहा।
ये दृश्य विक्रांत को भीतर से तोड़ रहा था। वो खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। उसके व्यवहार, उसकी गलतफहमी, उसके शब्दों ने मन्नत को इस हालत तक पहुंचा दिया था। आखिरकार मन्नत ने धीरे से कहा, अगर आज मेरे साथ कुछ भी हुआ होता तो क्या तुम अपनी गलतफहमी को दोष देते या मुझे? विक्रांत के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें नीचे झुक गईं और वो चुपचाप पीछे हट गया, अपने ही किए गुनाहों की छाया में खोता हुआ। मन्नत ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और कहा, मैं थक गई हूं विक्रांत, अब मुझे सिर्फ शांति चाहिए और अपने बच्चे की सुरक्षा। अगर तुम इस सफर में साथ चलना चाहते हो तो तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा, वरना मैं अकेली भी संभाल सकती हूं। उसकी बात ने सबको स्तब्ध कर दिया। विक्रांत वहीं खड़ा रह गया, टूटा हुआ, पछताए हुए और अपनी गलतफहमियों की आग में झुलसता हुआ। उधर मन्नत धीरे धीरे उठी, धैर्य ने उसका सहारा दिया और वो अंदर चली गई, एक नई शुरुआत की ओर, चाहे वो अकेले हो या किसी के साथ। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उसकी असली दिशा बदलती है। जहां फैसले कठिन हैं पर रास्ते साफ, जहां प्यार घायल है पर उम्मीद अभी भी जिंदा है।